बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है, तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, अब ठीक तो है? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुंची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है।
ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है
और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्के दोस्त थे। मनीष की शादी होने वाली थी। यार मनीष, हमारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करवाना। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रहेगा। तुम लोग चलो तो सही, फिर देखना। चल, अच्छा है। मैं और कपिल दोनों साथ में ही आ जाएंगे। कपिल अपने घर आकर माँ को ये बात बताता है। वो रास्ता तो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। मैंने सुना है बहुत खतरनाक रास्ता है वो। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ महेश भी जाएगा और हम कार से जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने शहर से दूर दूसरे शहर शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। महेश, यार आज तो मनीष की शादी में जमकर नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस है, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इसकी शादी में सब हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। सही कहते हो भाई। वैसे पता है, मेरी माँ कह रही थी ये रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या? सच में? अरे नहीं, हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है, शांति से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। अरे यार, अब कार को क्या हो गया? पता नहीं, चल उतर कर देखते हैं। दोनों कार से उतरकर कार को देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कार चलाने की कोशिश करता हूँ, तू धक्का मार। दोनों कार चलाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर कार नहीं चलती है। लगता नहीं कि अब ये कार चलने वाली है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? वैसे भी ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तू कार के पास रुक, मैं थोड़ा आगे जाकर देख कर आता हूँ, कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए। ठीक है, मगर जल्दी आना। थोड़ी देर बाद कपिल कार के पास आता है। अरे कपिल, क्या हुआ? मैकेनिक मिला क्या? मैकेनिक? नहीं, कोई मैकेनिक नहीं मिला। तो अब हम क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और शादी में चलते हैं, फिर बाद में कार बनवा लेंगे। चल, ये भी ठीक है। दोनों दोस्त लिफ्ट मांगने लगते हैं मगर कोई भी लिफ्ट नहीं देता। तभी महेश को कुछ अजीब सी आवाजें आती है। यार कपिल, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और तू भी बिल्कुल शांत रहे, डर क्यों रहा है? तभी महेश की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो काफी चमक रहा था। कपिल, वो देख। क्या? सामने देखो, बोर्ड पर कब्रिस्तान लिखा है। इसका मतलब हम कब्रिस्तान के पास है। तो क्या हो गया? तू चुपचाप क्यों नहीं रह सकता? हम कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं।
तू यही चुपचाप खड़ा रहे और लिफ्ट मांग, फालतू का डरा मत। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बोल कपिल, क्या अभी भी तुझे अजीब अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है? हाँ यार, अब तो मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। महेश, चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? बाबा, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। बच्चों, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तुम सभी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम लोगों को एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से जाना, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बाबा कपिल और महेश को रास्ता बताते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कपिल, बाबा ने यहीं से दाएं मुड़ने के लिए कहा था, चल चलते हैं। दोनों दाएं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं वो दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? बाबा ने तो बताया था ये रास्ता सुरक्षित होगा, मगर उन्होंने तो हमें इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों भागना चाहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है और दोनों भाग नहीं पाते हैं। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। महेश बहुत चिल्लाता है, मगर कोई भी वहां उन्हें बचाने नहीं आता। कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कपिल, क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम यहाँ से निकल सके? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहां वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं, जिन्होंने उन दोनों को रास्ता बताया था। बेचारे बच्चे, फंस गए मेरी बातों में आकर। लगता है तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। हमें यहाँ से जाना है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले खुद को तो बचा लो, फिर मुझे कुछ करना। कुछ लोग और उस बाबा की बताई बातों में आकर कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत प्रयास करते हैं, मगर कोई भी वहां से निकल नहीं पाता है। वो बूढ़ा बाबा गुस्से में आ जाता है और कपिल को पकड़ लेता है। अब तो ये गया। नहीं, मेरे दोस्त कपिल को कुछ भी मत करना। महेश बूढ़े बाबा की ओर एक पत्थर चलाता है। उसके हाथ से कपिल छूट जाता है। जल्दी चल यहाँ से, हम भाग चलते हैं। अभी कुछ देर तक ये संभल नहीं पाएगा। कपिल महेश के पास नहीं आता है। क्या हुआ कपिल, तू चल क्यों नहीं रहा? तभी कपिल एक भयानक भूत का रूप ले लेता है। कपिल? कौन कपिल? मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। तेरा दोस्त कपिल तो कब का मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसके शरीर में अब तक घूम रहा था, ताकि मैं तुम सभी को अपना शिकार बना सकूं। भूत उस बूढ़े बाबा को पकड़ता है और एक झटके में गला दबाकर खत्म कर देता है। कब्रिस्तान के भूत की बात सुन महेश हैरान रह जाता है। तो क्या अब तक मैं भूत के साथ घूम रहा था? हाँ, मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। जैसे ही तुम लोगों की गाड़ी खराब हुई और कपिल थोड़ी देर के लिए मैकेनिक को ढूंढने गया, उसी वक्त मैंने उसे खत्म कर दिया और तब तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। वो बूढ़ा भी मेरा ही टट्टू था।
मैंने उसे अपने काबू में कर लिया था। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। कब्रिस्तान का भूत आगे बढ़ता है और महेश के साथ साथ बाकी सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और सभी को अपना शिकार बना लेता है। दोस्त की शादी अटेंड करने आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत का शिकार बनकर रह जाते हैं। रात के 12 बजे पायल और दानिश अपने एक इवेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट के लिए एक बस्ती चुनी थी जो उनकी 30 किलोमीटर तक की ड्राइव बचा सकता था। यार दानिश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है यार। वाह मैडम, मतलब रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में तो खत्म हो जाएगा, फिर बस एक टर्न और हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। दानिश और पायल दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दानिश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्ची सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। दानिश, तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार न कर रहा हो। चलो जल्दी। यार तुम डरा रही हो या बात कर रही हो? इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। कुछ दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी दानिश की नजर उसके गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। दानिश ने अपने गाड़ी के शीशे में देखा एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। इसे देखने के बाद दानिश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी पायल अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे दानिश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? दानिश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा, तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। दानिश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। दानिश ने न जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वो सिरकटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद पायल की एक भयानक चीख निकल गई, और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसके धड़ से सिर अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिसे वो अंधाधुंध चलाए जा रहा था। आसपास का पूरा माहौल एकदम घूफ अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। दानिश, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं। ये रास्ता हमें मार देगा। पायल, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुन अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था,
इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनेट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठे थे। मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है, इसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठा मौत का इंतजार करता रहूं कि कब वो आए और मेरा सिर मेरे शरीर से अलग करे और मैं दर्दनाक मौत की नींद सोऊं। दानिश पायल की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने पायल को भागने को कहा, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपकी बैठी रही। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत था, लेकिन जैसे ही हल्की चहलकदमी हुई कि वो अंधाधुंध भागने लगा। वो दानिश का पीछा करने लगा और दानिश भी चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। लेकिन तभी उस शैतान ने दानिश के गर्दन को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे दानिश का बदन खेतों में यूं ही तड़पता छटपटाता रहा। इसके बाद जो भयानक दृश्य पायल के सामने था वो ये था कि इसके बाद उसने एक और खौफनाक मंजर को देखा। उसने देखा कि वो शैतान सूंघते हुए दानिश के कटे सिर के पास पहुंचे और उस सिर को उसने अपने गर्दन की जगह लगा दिया। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान है। मुझे जल्दी निकलना होगा। इससे पहले वह शैतान पायल की तरफ आ पाता, पायल ने गाड़ी रिवर्स ली और उस कर्स्ड रोड और उस सिर कटे इंसान की दहशत से बच निकली। पायल एक खुशनसीब लड़की थी जो उस रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर बच निकली। वो सिर कटा इंसान पिछले 15 साल से उसी श्रापित बस्ती में घूमता है और जिस किसी की भी उसे बू लग जाती है उसका भी वो सिर धड़ से अलग करके उसे भी सिर कटा इंसान बना देता है। वाकई जिंदगी में उस मंजर को देखना कितना खौफनाक होता होगा जब आप किसी ऐसे इंसान को देखे जिसका सर कटा हो और भूतिया भाषा में उसे सिर कटा इंसान कहते हो। रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई। रास्ते पर रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी, इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था, उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियाँ, बनाती नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है।
वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी, एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है, तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल देखता हूँ। कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं? जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर, उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को। मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है। चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो? मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ। फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया शुक्रिया।
ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी, जो 100 साल पहले यहाँ रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी, पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो, जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब, आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है, मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को? मेरी हालत ही ऐसी है। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही। मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ अब। ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे। और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कहीं दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो, वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है, पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए। शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए,
वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते, वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है, तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है, एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है, रुक जा हत्यारे। अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती। मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ?
क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया? क्यों? कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तां सुनने के बाद अब्दुल डर कर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था। अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है।